हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे 10th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान है उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या होती है? सत्ता होती है सरकार। साझेदारी मतलब मिल बांट कर चलाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सत्ता में क्या है जो सरकार है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो। तो क्या है, जो समुदाय है, जिस देश की सरकार है उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उसमें क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी को क्या है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ कि 9th क्लास में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार की सारी ताकतें एक अंग तक सीमित नहीं होती। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं होती हैं वह होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये जो लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में क्या है, ये तीन जो पिलर होते हैं देश को चलाने के। ठीक है, इसमें क्या है, पूरी शक्ति को इस प्रकार बांटा जाता है कि क्या हो, सबके पास समान रूप से पावर हो ताकि क्या कर सकें, एक दूसरे के कामों पर ये अंकुश लगा सकें। ठीक है, इस प्रकार पहले 3 अध्यायों में हम पढ़ेंगे। इसमें जो 10th क्लास में क्या है, पहले 3 अध्यायों में पढ़ेंगे कि हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार, कि मतलब जो सत्ता का बंटवारा होता है या सरकार का बंटवारा होता है वो किस प्रकार होता है। इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो बेल्जियम का दिया हुआ है, दूसरा है श्रीलंका के। ठीक है, इसमें इन घटनाओं के बारे में पढ़कर हमें पता चलेगा कि सत्ता का बंटवारा हमें किस किस तरीके से करना चाहिए और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम क्या करें, सत्ता के बंटवारे को इतनी प्राथमिकता दें कि किसी भी देश के लिए सत्ता का बंटवारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेल्जियम। बेल्जियम और श्रीलंका 2 के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है जो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, हमारे हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी क्या है, 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा से भी आदि है। इस छोटे से देश में समान जातीय बनावट बहुत जटिल है। मतलब यहाँ क्या है, ये छोटा सा देश होते हुए भी यहाँ पर जातियाँ अलग अलग तरह की रहती हैं, जो क्या है अपने आप में बहुत जटिल है। इस जो देश की टोटल आबादी है उसका क्या है, 59% हिस्सा किसका है, फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो क्या है डच बोलता है। 40% लोग क्या है वेलोनिया में रहते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं। और शेष कौन कितने बच गए, शेष जो बच गए वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। और इसकी राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल राजधानी है, जिसकी 80% क्या है फ्रेंच बोलते हैं और बाकी क्या है डच बोलते हैं। इस प्रकार जैसा कि हम इस चित्र में देखें, ये क्या है, बेल्जियम का नक्शा है। इस बेल्जियम के नक्शे में हमेशा पता चलता है जो ये येलो कलर का है ये क्या है, डच भाषी है, मतलब डच बोलने वाले जो सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद कौन सा है, ये फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच बोलने वाले। और फिर कौन से हैं, ये इसकी राजधानी है ब्रुसेल। और ये जो हिस्सा है ये रेड और ब्लू है, इसमें कौन है, जर्मन भाषी लोग हैं। इस प्रकार क्या है, इनमें आपस में टकराव बना हुआ है कि सरकार किसकी हो। सरकार बनाने में क्या है, भाषा एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस मात्रा में कौन है, एक्सेस मात्रा में कौन है, डच बोलने वाले हैं। और फिर दूसरे नंबर पर कौन है, फ्रेंच बोलने वाले हैं। और थोड़ा पार्ट किसका है, जर्मन बोलने वालों का भी है। यदि हम ध्यान से देखें तो जर्मन है, जर्मन बोलने वालों का पार्ट क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ही है। उस कंडीशन में क्या होगा कि सरकार में इनकी तो कुछ भी हिस्सेदारी नहीं हुई, तो इस कंडीशन में क्या है, ये अपने आप को अलग समझने लगते हैं देश से। इसमें बेगानेपन की भावना आ जाती है। तो इस भावना को दूर करने के लिए ही जो टेक्निक को यूज किया जाता है वो क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। जैसे कि हम अपने हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो हरियाणा क्या है, 1857 से क्या है पंजाब में मिला दिया गया था। तो तब से क्या है, हरियाणा
और पंजाब एक ही हिस्सा था। उसमें क्या था, इसमें कुछ पंजाबी बोलने वाले थे, कुछ क्या था हरियाणवी भाषी थे यानी हिंदी बोलने वाले थे। तो जो इनकी सरकार बनती थी उनमें आपस में हमेशा टकराव बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे चल के क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जो आंदोलन है क्या है ज़्यादा तीव्र हो गया और क्या है अलग अलग इलाके की मांग उठने लगी। जो क्या थे हरियाणवी भाषी थे यानी हिंदी भाषी थे, वो क्या कहने लगे कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारा अलग चाहिए, और पंजाब वाले कहने लगे हमें हमारा अलग चाहिए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में सामने आया, जो कि क्या था हिंदी भाषी राज्य था। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या हुआ। फिर बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध एवं ताकतवर थे। जो कम बोलने वाले कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले थे, लेकिन वो क्या थे ज़्यादा पावर थी उनके पास। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा पाने वाले क्या है डच थे, जो गरीब थे, बाद में जाकर इनको शिक्षा मिली। इनको क्या हुआ, नाराज़गी हो गई कि मतलब हम इतने हैं लेकिन हमारे क्या है जो सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या हुआ 1950 से लेकर 1960 के दशक में फिर क्या हुआ, डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होगी, मतलब उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। ठीक है, सबसे तीखा रूप इसमें ब्रुसेल जो इसकी राजधानी थी उसमें देखा गया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से तो क्या थे, ज़्यादा थे, लेकिन धन व पैसे व समृद्धि के मामले वह क्या थे, कमज़ोर थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हम इस स्थिति की तुलना किससे करते हैं, श्रीलंका से करके देखते हैं। श्रीलंका भी क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कहाँ आता है, हमारे भारत के नीचे आता है। इसमें भी क्या हुआ, इसकी आबादी 2 करोड़ है यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई प्रकार के अलग अलग तरह की क्या रहती है, यहाँ पर जाति रहती हैं। सबसे प्रमुख जाति जो अभी हरियाणा में सेट के एग्ज़ाम हुए थे नवंबर में, उसमें सबसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो श्रीलंका की सबसे प्रमुख जाति कौन सी है, वह है सिंहलियों का है, जो क्या है 74% है। उसके बाद नंबर आता है तमिल का, जिसकी आबादी 18% है। उसके बाद तमिल को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो श्रीलंका के लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, दूसरे हैं जो जब भारत क्या था औपनिवेशिक शासनकाल था, मतलब दूसरे लोगों का यानी इंग्लैंड का हमारे भारत पर कब्जा था, उस कंडीशन में कुछ लोगों को क्या है श्रीलंका लेके गए थे, क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो उसकी जो संतान है उसकी भी क्या है, कुछ लोग हिंदुस्तानी हैं जो तमिल बोलते हैं, जो 13% है। ठीक है, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद है और अधिकतर क्या है सिंहाली भाषी लोग बौद्ध तथा जबकि तमिल भाषी लोगों का कुछ में हिंदू है, क्या है जो सिंहाली भाषा के लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं ज़्यादातर, और जो तमिल वाले उसमें से कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी के क्या है 7% यहाँ पे ईसाई रहते हैं और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर क्या हुआ, ये श्रीलंका का नक्शा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या है जो सिंहली कौन है, येलो कलर के सिंहली है ये वाले, ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है ये श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के हैं और तमिल बोलते हैं। उसके बाद ये जो डार्क है ये चॉकलेटी कलर का, ये है भारत, जो भारत के वह हैं भारत वाले मूल के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं तमिल बोलने वाले हैं। फिर कुछ मुसलमान आते हैं जैसे डॉट डॉट बना रखे हैं, ये है मुसलमान इलाका है। ठीक है, इस प्रकार इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। अब देखते हैं, अब जरा ऐसी स्थिति को में सोचिए कि क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी तथा जर्मनी लोगों पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं। ऐसा तो जनरली हम देखने को मिलता है कि जो बहुसंख्यक होता है वो अल्पसंख्यक पर क्या है ज़्यादा जोर डालता है।
ठीक है। उसी तरह श्रीलंका में क्या है, सिंहली आबादी ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में क्या है, जो तमिल भाषी लोग हैं वो बहुत कम हैं, उन पर क्या है एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। इसी प्रेशर को दूर करने के लिए क्या होता है, सत्ता की साझेदारी को यूज किया जाता है, ताकि सरकार में प्रत्येक आदमी का अपना महत्व हो और व्यक्ति जो है अपने आप को देश या समाज से अलग न समझे। फिर क्या हुआ, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। सन 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी हमारे बाद आज़ाद हुआ था। सिंहली समुदाय के नेताओं में बहुत संख्या बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। यदि चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कौन जीतेंगे, सिंहली समुदाय के लोग जीतेंगे। इस वजह से क्या हुआ, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संख्या में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम हो गई और वह अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब कोई ज़्यादा संख्या में होगा तो क्या है, वह अपनी मनमानी चला सकता है। तो उसके क्या कारण क्या हुआ कि फिर श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को क्या हुआ, एक राजभाषा घोषित कर दिया गया कि जो उसमें क्या है, श्रीलंका में सिर्फ सिंहली बोली जाएगी, और जो सिंहली बोलने वाले हैं उनको विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरी हैं उसमें क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। जो नया संविधान में बना था, इसमें क्या हुआ कि सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया। ठीक है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने, जो ये फैसले आए थे उनके कारण क्या हुआ, जो तमिल भाषी थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। उनका मानना था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, यदि किसी के साथ ऐसा होगा तो हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा, और वो ऐसा सोचेगा कि क्या है, मैं किसी अनजान मुल्क में रह रहा हूँ, और लोगों में असंवेदनशीलता फैलती है। सरकार की इन नीतियों के कारण क्या हुआ, वहाँ पर रोष प्रकट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, उनमें झगड़े शुरू हो गए। आगे चलकर क्या हुआ, श्रीलंकाई तमिलों ने क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल भाषा को बनाने के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए शिक्षा, उन्होंने भी, जो तमिल बोलने वाले थे क्या, उन्होंने भी क्या गया कि हमें भी इसमें रोजगार दो, हमें भी क्या है रोजगार के समान अवसर दो, शिक्षा दो, इन सभी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, और 1980 के दशक तक क्या हुआ, उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल बनाने की मांग लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। फिर क्या हुआ, श्रीलंका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर एक कौन था, सिंहली समुदाय, दूसरा कौन था, तमिल समुदाय। इस प्रकार बाद में क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, इस गृह युद्ध छिड़ने से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, और अनेक क्या हुआ, वहाँ जो देश थे उसको छोड़कर भाग गए, लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई। और क्या हुआ कि इससे जो श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा था वह खराब हो गया। जो श्रीलंका सबसे अच्छे नंबर पर आता था शिक्षा स्वायत्तता के मामले में, वह एक गृह युद्ध के क्या है, आहुति में चढ़ गया। और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तब तक देख सकते हो आप कितना नुकसान हो गया होगा। तो श्रीलंका में तो ऐसा हुआ। फिर बेल्जियम की समझदारी। अब देखते हैं कि बेल्जियम में भी क्या था, डच बोलने वाले अलग थे, फ्रेंच बोलने वाले अलग थे, और जर्मनी या जर्मन भाषा बोलने वाले अलग थे। तो बेल्जियम ने ऐसा क्या आइडिया बनाया कि बेल्जियम में समझदारी की राह दिखी। बेल्जियम में देखते हैं क्या क्या किया। बेल्जियम ने नेताओं में श्रीलंका से अलग रास्ता फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसे अलग क्षेत्रीय विविधता है या सांस्कृतिक विविधता है अलग अलग भाषा के अनुसार, उन्होंने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपना अलग मतलब अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उसके प्रत्येक के हाथ में साझेदारी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, अपने आप को बेगाना महसूस ना करे अपने खुद के मुल्क में होते हुए। तो इन्होंने क्या किया, 4 संशोधन किए थे संविधान में। सबसे पहला संशोधन क्या है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। जो दो भाषा थी उनकी जो संख्या है वह समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत, यानी जो दोनों अलग अलग भाषा के सांसद हैं वो एक मत पे फैसला करें। यानी यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई विशेष कानून बन रहा है तो वो पारित नहीं हो सकता। उसके बाद हुआ, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है।
तो क्या हुआ कि एक केंद्र सरकार होगी, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसमें क्या है राज्य सरकार बना दी गई, जैसे अलग अलग भाषा की अलग अलग सरकार बना दी गई। फिर क्या हुआ, थर्ड पॉइंट है ब्रुसेल में अलग सरकार है तथा इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व हुआ है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या आया कि इन्होंने केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे तरह की सरकार भी बनाई। तीसरे तरह की सरकार क्या थी? तीसरे तरह की सरकार ये थी कि जो वहाँ पे भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग लोग हैं, तो उनके एक समुदाय हो, सामुदायिक सरकार हो, जैसे डच की अलग हो, फ्रेंच की अलग हो, जर्मनी की अलग हो। इस प्रकार इनकी क्या है, एक सामुदायिक सरकार भी क्रिएट कर दी। ठीक है, जिससे वहाँ पर क्या हुआ, हर संस्कृति हर समुदाय को क्या है सरकार में हिस्सेदारी मिल सके, तो और वह अपने आप को देश से अलग न समझ सके। तो ये बेल्जियम की समझदारी थी जिसने उसको अपनाया, और क्या है एक गृह युद्ध से वह क्या है बच गए, वरना क्या होता कि आगे चलकर वह अलग अलग जो पार्टियां थी वह अलग अलग टुकड़ों में मिलकर बंटकर क्या है उस देश का बंटवारा हो जाता। यह क्या है, ब्रुसेल यानी बेल्जियम में स्थित यूरोप की संसद है। अब इसमें देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब हमने सत्ता की साझेदारी तो कर ली, लेकिन यह जरूरी क्यों है यह देखेंगे। अभी तक हमारे सामने दो फैसले आए थे, ठीक है, दो पक्ष दिए। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, जो सत्ता का बंटवारा बेल्जियम में किया ठीक है, लेकिन क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव है अंदेशा वह कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या है हिंसा तथा राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, जिससे क्या है गृह युद्ध छिड़ जाते हैं, और किसी भी देश के लिए यह अच्छा नहीं है। और दूसरा क्या है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी पर सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन क्या होगा आगे चलकर क्या हुआ है राजनीतिक देश की अखंडता का कारण बन सकता है। यदि हम क्या करें कि ऐसा ना करें, हम सत्ता का बंटवारा ना करें, तो क्या होगा कि जो बहुसंख्यक है लोग वह बार बार उनको दबाते रहेंगे, और बाद में आगे जाकर क्या है एक हिंसक रूप ले लेगा, जिससे क्या है देश का बंटवारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये दो कारण थे। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात यह कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। पहली बात तो लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, ठीक है। यदि कोई सरकार आई है उसमें लोगों की हिस्सेदारी ही नहीं होगी, मतलब किसी एक पक्ष की हिस्सेदारी होगी, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं मान सकते। तो इसी को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या है सत्ता की साझेदारी वह है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो आपने क्या है विक्रम बेताल की कहानियाँ तो पढ़ी होगी। क्या होता है, जो बेताल होता है एक भूत होता है जो विक्रम की पीठ पर बैठ जाता है, और आगे जाकर क्या है उससे क्या है कहानी सुनाता है, ताकि क्या है विक्रम को नींद ना आए और वह उस पर फिर प्रश्न पूछता है। तो इसमें बेताल बताता है, उसको एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी है, चलो सुनते हैं। बेरूत शहर में खलील नाम का एक व्यक्ति रहता था। इसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। जो खलील के माँ बाप थे वह अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर में यह कोई अनूठी बात, मतलब ऐसा होना आम बात है। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में जाकर बस गए थे। वे साथ रहते, मिलजुल कर रहते थे, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, क्योंकि ये अलग अलग समुदाय तो लड़ते रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, खलील का चाचा इस लड़ाई में मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद क्या है सभी नेता आपस में बैठे, उन्होंने क्या हुआ कि एक सत्ता की साझेदारी करने का फैसला लिया। कुछ नियमों पर क्या उनकी सहमति हुई। ये नियम क्या था कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वह कौन होगा, मेरोनाइट पंथ का एक कैथोलिक ही होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री होगा वह कौन होगा, सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, और जो उप प्रधानमंत्री कौन होगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। संसद के अध्यक्ष के रूप में शिया मुसलमान के लिए तय की गई। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं कर सकते।
इसमें क्या किया कि प्रत्येक समुदाय को अलग अलग पद क्या कर दिया, दे दिया। इस ऐसे करने से क्या हुआ, मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ अलग से नहीं मांग करेंगे। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब तक दोनों की आबादी क्या थी, लगभग बराबर थी। बाद में क्या हुआ, मुसलमान बहुत संख्या में बढ़ गए। अब वे समझने लगे कि उनके साथ जो फैसला हुआ था वह ठीक नहीं था। उस टाइम तो वह क्या थे, बराबर बराबर थे। अब एक की आबादी ज़्यादा हो गई। अब वो आसानी से क्या है, सोच सकते हैं कि हम राजनीति में आ सकते हैं। तो क्या हुआ, खलील था जो एक व्यक्ति था, उसको क्या है, यह बात बहुत गलत लगी। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है कि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए वह क्या है, सबसे ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो वह धर्म मानता है, ना वह किसी भी बात को नहीं मानता है, लेकिन उसका मानना है कि बगैर किसी धर्म वगैरह की राजनीति होनी चाहिए। लोग चुनाव करवाएं और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्या है, वह प्रत्येक बड़े से बड़े पद पर जा सके। इस प्रकार क्या होगा कि लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने उन्होंने गृह युद्ध देखा था, उनका कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था वह शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। मतलब इसमें क्या है, लड़ाई नहीं होगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या हुआ, जो एक बाइक थी वह टावर के पास जाकर रुक गई। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल पूछा, विक्रम से सवाल पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने को दे दिया जाए तो आप क्या उस जो व्यवस्था पुरानी उसमें कुछ संशोधन करना पसंद करेंगे? बेताल और विक्रम के बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप मतलब वह क्या पूछता है, जो खलील है, खलील सोचता है कि ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा पद नहीं पा सकता, वह केवल धर्म के अनुसार ही पा सकता है। तो सोचो और सोच के कमेंट में बताओ कि उन्हें क्या विक्रम है, विक्रम को ने बेताल को क्या जवाब देना चाहिए। इसका कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं हम सत्ता की साझेदारी के रूप। जो सत्ता की साझेदारी है उसके क्या क्या रूप हैं। इसमें हम देखते हैं आगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की जो साझेदारी है उसको कैसे कैसे रूप हैं, कैसे कैसे देशों में अलग अलग क्या है उसको किया जाता है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से चल रही आ रही सरकार की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति किसी खास स्थान पर रहने वाले के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले ऐसे में क्या होगा, जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। यदि सरकार की ऐसी सारी शक्तियां को हम अलग अलग लोगों में बांट देंगे तो उससे क्या होगा कि जब सरकार को अहम फैसले लेने होंगे तब क्या है, सरकार अहम फैसले नहीं ले सकती, वह सरकार छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो क्या हुआ, लेकिन लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों तथा उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। इसमें क्या है, सभी प्रत्येक जाति है उसको शामिल किया जाता है ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो और वह क्या हो, अपने आप को देश से अलग ना समझे। इसमें कुछ उदाहरण प्रचलित हैं, इसको आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है जैसा कि हमारे इंडिया में है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी कामकाज वाली संस्थाएं हैं भारत में 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन है? विधायिका है जो कानून बनाती है, जो विधान बनाने की शक्ति अपने पास रखती है। दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका होती है जैसे जो सरकारी अफसर होते हैं
वो कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका होती है जो विधायिका ने जो कानून बना दिया उस कानून को लागू करवाने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। जो जैसे एसडीएम हो गया, डीसी हो गया, ये सभी क्या करते हैं? सरकार की जो रीति नीतियाँ हैं उनको लागू करवाते हैं। उसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर क्या है? अपनी नज़र बनाए रखती है ताकि यह कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि तीनों के पास सेम पावर है, तीनों एक स्तर पर समान है, तीनों क्या है? एक दूसरे में यदि कोई अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। एक शक्ति का बंटवारा तो ये होता है सेम स्तर पर, ठीक है, सेम स्तर पर रहते हुए क्या है? बंटवारा करना। दूसरा क्या है? सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे क्या है? पूरे देश के लिए एक सरकार बना दी, अलग अलग राज्यों के लिए अलग सरकार बना दी, ठीक है। फिर जिलों और तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या हो गई? ग्राम पंचायत, वह क्या हो गई? जिला परिषद हो गई। इस प्रकार क्या है? अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र के लिए या प्रांत के लिए क्या है? हम अलग अलग सरकार बना सकते हैं और उसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी क्या है? बहुत लाभदायक होती है। हमारे क्या है? हमारे संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। बेल्जियम में यह काम हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ? एक केंद्र सरकार बना दी, फिर प्रांतीय सरकार बना दी, फिर क्या हुआ? अलग अलग सामुदायिक सरकार बना दी थी, जिससे क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को क्या है? देश से अलग ना समझे। तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड पॉइंट है इसका, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई। सत्ता का बंटवारा क्या कर सकते हैं हम? भाषाई रूप में कर सकते हैं, सामाजिक रूप में कर सकते हैं, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाएं क्या है? यदि सरकार ऐसा समझती है कि कोई तबका है या कोई समुदाय है जो क्या है? कमज़ोर है, उस कंडीशन में क्या करती है सरकार? उसको आरक्षण देकर क्या है? उसकी सरकार में हिस्सेदारी ज़्यादा कर सकती है। जैसे कि क्या है? हरियाणा में जो हरियाणा सरकार में क्या है? महिलाओं को हिस्सेदारी 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है, ठीक है। ये एक किस्म का सत्ता की साझेदारी है, जिससे क्या है? कमज़ोर तबका भी क्या है? अपने आप को अच्छा महसूस करता है। फोर्थ पॉइंट पे आता है, देखते हैं हम, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह क्या है? आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करने वाले, नियंत्रण करने वाले तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ दबाव समूह होते हैं जो क्या है? राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालते हैं, मतलब सरकार पर दबाव डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वह भी सरकार को क्या है? गलत कार्य करने से रोकते हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने क्या किया था? कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि वो कुछ हद तक काफ़ी ठीक भी थे, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां थी, उसमें सुधार किया जा सकता था। लेकिन क्या है? किसान होते उनको क्या लगे वो कि गलत है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक वे दबाव समूह के रूप में बन के सामने आए, वो सभी एकजुट होकर क्या इकट्ठे हो गए, जिससे सरकार को क्या है? वह वापस लेने पड़े। इस प्रकार हमने देखा कि इस अध्याय में कि सत्ता का बंटवारा क्या है? बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश क्षेत्र के लिए, जिसमें क्या है? सत्ता सही तरीके से लोगों के बीच में जा सकती है, ठीक है। इसके साथ ही यह चैप्टर हमारा सत्ता की साझेदारी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने जो फ्रेंड है 10th क्लास वाले, उनके साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू।